Good morning, dear students. As yesterday we have learned about the numericals that are based on the electrochemical series and on the basis of standard reduction potential. And we have also learned how to calculate E naught of the cell. What is the E naught of cell? That is the EMF of the cell at the standard conditions. What were the standard conditions? Standard conditions were that we are to put the temperature at 298 Kelvin, means the temperature of the system must be 298 Kelvin. The concentration of electrolyte must be 1 molar, and if the gaseous electrode is there, so its pressure must be 1 atmosphere. Now let's see how to calculate the EMF in the non-standard conditions. If suppose for the cell the conditions are non-standard, in that case how to calculate the E cell now? Now we will write it E cell, means the EMF of the cell when the conditions are not standard. So for that, first we have to calculate the work done by the cell. How the work is done by the cell? As in this case, it is we know it is a spontaneous process in which the chemical energy is being converted into the electrical energy by which the current is going to flow in the circuit. It means in this case, means in the case of galvanic cell, work is done by the cell. Means यहाँ पर क्या करना होता है, सेल को वर्क करना होता है, हम सेल पर वर्क नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेल की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है. तो वर्क कौन कर रहा है? वर्क इज बीइंग डन बाय द सेल. सेल को वर्क करना पड़ रहा है. तो उस केस में इन फिजिक्स ऑल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड वर्क किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, मींस Q इनटू V. यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन फिजिक्स ऑल्सो. W इज इक्वल टू Q इनटू V. नाउ व्हाट इज Q? Q इज चार्ज. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फेराडेज लॉ में, मैंने आपको बताया था कि चार्ज किसके इक्वल होता है? चार्ज इज इक्वल टू N इनटू F. व्हाट इज इट? N इनटू F. वी नो दैट अगर हम किसी भी हाफ सेल रिएक्शन की बात करें, जैसे कि सोडियम आफ्टर डी इलेक्ट्रोनेशन गिव सोडियम आयन, या फिर हम बात कर रहे हैं दैट सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम. सो स्टोइकियोमेट्रिकली हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दैट 1 मोल ऑफ सोडियम आयन को सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. इज दैट क्लियर? 1 मोल सोडियम आयन को सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. एंड एट दैट टाइम वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो द वैल्यू वाज 96500 coulomb that we have calculated, and it is equal to 1 Faraday. So for any of the reaction we may write n mole of electron, because in all the cases there would not be 1 mole of electron. So n mole of electron के लिए चार्ज का वैल्यू कितना होगा? That would be n into F, means n into 96500. And to the potential, potential को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? E cell. Why it is so? Because EMF of the cell is the potential difference between two electrodes. So W would be equal to NFE, E cell. तो ये है क्या? ये है वर्क डन बाय द सेल. सेल को जो वर्क करना पड़ रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम में आ रहा है. इसका मतलब अब क्या है? जब सेल कुछ वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगा? डिक्रीज होगी उसकी एनर्जी. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. क्यों? क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज का मतलब यूजफुल वर्क. तो किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा. एंड वी नो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल जी से. डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे. इट मीन्स वी कैन से माइनस डेल जी इज इक्वल टू W.
and it means we can also write minus del G is equal to NF E cell. ये हम किसी भी सेल के लिए बात कर रहे हैं जहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है. स्टैंडर्ड कंडीशन ना होने का मतलब है कि टेम्परेचर भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड ना हो, कंसंट्रेशन हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है. सो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमने 298 केल्विन ही लिया, कंसंट्रेशन 1 मोलर ही ली, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है हमारा तो हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है, तो उस केस में डेल जी को हम डेल जी नॉट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस होगा. तब हमें क्या लिखना है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन वाला. सॉरी, ई नॉट, जो ईएमएफ ऑफ द सेल लेंगे वो कौन सा निकालेंगे? ई नॉट ऑफ सेल ही लिखेंगे. नाउ लेट्स सी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि माइनस डेल जी का वैल्यू क्या होगा, यानी जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी, और जब स्टैंडर्ड कंडीशन है तब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा. ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना आता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन बाय ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहां पर कि हमने ई नॉट ऑफ कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड इलेक्ट्रोड लिया था और रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड लिया था. नाउ लेट्स ड्राइव नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस रिलेशनशिप दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th इन थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स में हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के रिगार्डिंग. यहां पर ये था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशंस, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर टी एल एन क्यू. Here we know that R is gas constant, T is temperature, Ln is log the base E and Q is reaction quotient. Reaction quotient हम लोग सारे जानते हैं that it is the ratio of active mass of product and reactant at any instant. किसी भी समय बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर बात नहीं कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग ऑफ 12th में भी, तब भी इसके बारे में बात की थी. सो अब डेल जी का वैल्यू है हमारे पास, ये हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट ऑल्सो, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल. सॉरी, अगर हम यहां पर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये नेगेटिव यहां से हटा देंगे. Is that clear? माइनस डेल जी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू एन एफ ई सेल. जब हम डेल जी का वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस साइन इधर माइग्रेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइग्रेट करा के हमने माइनस लगाया है. माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू. नाउ इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे माइनस एन एफ से. माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन दोनों जगह पर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ रह जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ. यानी फाइनली रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. नाउ हियर आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू. इसकी वैल्यू क्या होती है? वी नो दैट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन मानकर चलें, क्योंकि मैंने कहा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड हो. ये स्टैंडर्ड हम ले सकते हैं, ज्यादातर रिएक्शन इसी टेम्परेचर पर होती है, लेकिन हमारे कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं. एफ का वैल्यू फिक्स है, दैट इज 96500 कूलम. तो 96500 कूलम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं. और एल का मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू कि लॉग द बेस ई होता है, और जब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग द बेस 10. इसका मतलब इसको अगर हम लॉग द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू भी हम मल्टीप्लाई में अप्लाई कर सकते हैं. तो नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन प्लेस ऑफ आर, इन प्लेस ऑफ टी, एंड to log the base e we have converted log the base 10, so 2.303 also upon n we don't know, it depends on the reaction, it depends on the cell. f का वैल्यू हमें पता है,
तो जब ये सारा कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 0.0591. So now we would be getting E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log the base 10 Q. अब Q as I have told you कि ये क्या है, that is reaction quotient, और किसके इक्वल होता है, active mass of product upon active mass of reactant at any instant of the reaction. So इसकी जगह पर हम यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log the base 10 active mass of product upon active mass of reactant. Now let's see it with the help of one example. मैंने फिर से जिंक कॉपर सेल ले लिया, उसका सेल रिएक्शन लिखा है Zn प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, दैट वी नो वेल, गैल्वेनिक सेल को अच्छे से पढ़ चुके हैं. सो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा, प्रोडक्ट की जगह पर आप एक्टिव मास ऑफ जिंक आयन इनटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर आयन कॉपर लिखेंगे, अपॉन रिएक्टेंट की जगह एक्टिव मास ऑफ जिंक इनटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर आयन यू विल मेंशन. एंड हमने पहले भी ये चीज पढ़ी है इक्विलिब्रियम में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन किसी भी प्योर सॉलिड या लिक्विड की यूनिटी ली जाती है, वन कंसीडर करके चलते हैं जब भी कोई प्योर सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं. इट मीन्स यहाँ पर प्योर सॉलिड कॉपर और जिंक हम लेकर चल रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोड, तो उसका भी हम कंसंट्रेशन क्या कंसीडर करेंगे, वन कंसीडर करेंगे. तो आफ्टरवर्ड E cell would be equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log the base 10 active mass of zinc ion upon active mass of copper ion. So with the help of this we can calculate E cell, means non-standard condition में EMF of the cell calculate किया जा सकता है. Now with the help of the Nernst equation हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया था, विद रेस्पेक्ट टू शी. उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी किस तरीके से. अगर मैं सपोज कर रही हूं एक ऑक्सीडेशन हाफ को, यानी हाफ सेल रिएक्शन को, यहां पे मैंने कहा मेटल जो कि डी इलेक्ट्रोनेशन के बाद आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये ऑक्सीडेशन हाफ है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ n प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमने लिया है. तो इस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल. अब ये ई सेल नहीं लिख सकते, सेल तो है नहीं, ऑक्सीडेशन हाफ है तो ई ऑक्सीडेशन लिखेंगे. इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n log the base 10. अब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एक्टिव मास ऑफ Mn ion अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मीन्स एक्टिव मास ऑफ M. हमें पता है, मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड हम क्या मान के चलते हैं, यूनिटी. तो M का वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे, इसका कंसंट्रेशन 1 मान के चलेंगे, तो दैट वुड बी 1. तो फाइनली यहाँ पर वैल्यू प्लेस करके हम E ऑफ यानी पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वैल्यू हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट की होती हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड, तो उसी वैल्यू को हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. वो वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू हमें यहाँ दिखाई देगा. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जिंक लिया तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. n का वैल्यू 2 प्लेस करेंगे, लॉग द बेस 10, और कंसंट्रेशन जो भी हमें यहाँ पे दे रखा हो उसके बेसिस पे हम ई ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर हम रिडक्शन हाफ को कंसीडर करें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Mn ion प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M. ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा. यहाँ पर कुछ चार्ज था, अब जीरो चार्ज हो गया यानी रिडक्शन हो गया. पॉजिटिव में चार्ज से जीरो हो गया यानी रिडक्शन हो गया. फिर से नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, यानी अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ई ऑफ रिडक्शन हाफ, EMF ऑफ रिडक्शन हाफ इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, 0.0591 अपॉन n log the base 10. नाउ प्रोडक्ट इज M अपॉन रिएक्टेंट इज Mn ion. M का वैल्यू एज आई हैव टोल्ड यू प्योर स्टेट में 1 होता है, 1 कंसीडर करेंगे अपॉन Mn ion. लाइक दिस बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज. अगेन मैंने अगर ये जिंक आयन माना तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर सोडियम आयन माना तो 1 हो जाएगी. तो इसकी वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन.
क्लियर है? तो इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन के थ्रू सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, मीन्स इफ सपोज आई सेड कि Q यानी रिएक्शन कोशेंट इक्वल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यानी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. जब हम इक्विलिब्रियम अटेन हमने कर लिया, देखिए किसी भी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो इसलिए करते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो स्टेट कौन सी आ जाएगी? हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी. इट मीन्स उस समय पर फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा. इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस वजह से होता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल की वजह से. जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. सो वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और अगर करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो उस इंस्टेंट पर उस सेल का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? जीरो. क्यों? क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल भी क्या है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो यहां पर अगर हम नस्ट इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू जीरो लिखेंगे तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं? केसी मेंशन कर सकते हैं. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग द बेस 10 केसी. अगर हम यहाँ केसी लिख रहे हैं क्यू की जगह, इसका मतलब ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाएगा. केसी को भी हम क्या लिखेंगे? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट दैट इंस्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो नाउ ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन. अगर इसको बाहर ले जाएंगे ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग द बेस 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अगर आपको इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं तब आप ई नॉट सेल इससे निकाल सकते हैं, या ई नॉट सेल आपको दिया है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं. So dear students, Nernst equation is very very important. I have told you the derivation also. Whether derivation जो है एग्जाम में बहुत कम पूछने के चांसेस होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली इन ईच एंड एवरी बोर्ड एग्जामिनेशन यू वुड बी गेटिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑन नर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए. इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ओनली कैलकुलेशन इज देयर. यू हैव टू पुट द वैल्यूज, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट आई विल टेल यू टुमारो विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो. स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली एन का वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती करते हैं, इसी वजह से रॉन्ग होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं एग्जाम में, तो इस पर आपका कमांड होना चाहिए. नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके अलावा आप अपने आप भी क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 101% यू वुड बी गेटिंग दिस क्वेश्चन इन 3 मार्क्स. थैंक यू.